उत्तर कोरिया में ज़्यादातर लोग सिर्फ सादे चावल और दाल पर गुजारा करते हैं। वही किम जोंग उन अपनी सुबह $500 प्रति पाउंड यानी कि लगभग 41,750 रुपये प्रति पाउंड वाले कॉफ़ी के स्वाद के साथ शुरू करते हैं। उनकी रातें इतनी खास होती है कि करीब 2000 महिलाओं का एक गुप्त समूह सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए चुना गया है। कई आलीशान विला और इन असाधारण विलासिताओं के बीच वो एक असाधारण आरामदायक जिंदगी जीते हैं, जबकि आम लोग इतनी तकलीफ में होते हैं। नंबर 1, सुबह की शुरुआत। किम जोंग उन की सुबह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि पिछली रात कैसी थी, और यकीन मानिए वो पार्टियां आम नहीं होती। ये सब बाद में बताऊंगी। जब आम उत्तर कोरियाई लोग सुबह सुर्खियों में सुनाए जाने वाले देशभक्तिपूर्ण संगीत से उठते हैं, किम अपने आलीशान प्योंगयांग पैलेस में उठते हैं। एक ऐसा घर जो इतना शानदार है कि व्हाइट हाउस भी छोटा लगता हो। ये महल जो 1983 में बनाया गया था, एक निजी थिएटर से लेकर हजारों सीटों तक, खेल के मैदान, घोड़े रखने के स्टेबल्स, निशानेबाजी रेंज, दौड़ने के ट्रैक्स और कई स्विमिंग पूल व स्लाइड्स तक फैला हुआ है। लेकिन असली कहानी नीचे है। महल के नीचे एक मजबूत कंक्रीट से बना बंकर है, जिसे परमाणु हमले तक सहने योग्य बनाया गया है। पूरा इलाका बिजली की बाड़, माइनफील्ड, सशस्त्र सैनिकों और एक निजी रेलवे लाइन से घिरा हुआ है, जो कृत्रिम झील के ऊपर से गुजर जाती है। नंबर 2, एक तानाशाह जैसे नाश्ते की रुकमत। किम अपनी सुबह की शुरुआत एक कप कॉफ़ी से करते हैं, वो भी किसी आम कॉफ़ी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी कॉफ़ी जो लगभग 41,500 रुपये प्रति पाउंड की पड़ती है और सिर्फ ब्राज़ील से आयात होती है। 2024 में उत्तर कोरिया ने सिर्फ इस कॉफ़ी की सप्लाई बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि आम लोग भूखे रह जाते हैं। सोचिए, उनकी सुबह की 1 पाउंड कॉफ़ी का दाम कई उत्तर कोरियाई लोगों की 1 साल की कमाई से भी ज़्यादा है। उस आलीशान कॉफ़ी ऋतु के बाद नाश्ता शुरू होता है, और वो भी बहुत भारी। किम शाही तरीके से खाते हैं। इतालवी पार्मा हैम, जापानी वग्यू और सबसे बेहतरीन कोबे बीफ का स्टेक, जिनकी कीमत 16,600 रुपये से लेकर 41,500 रुपये प्रति पाउंड तक होती है। उनके पूर्व निजी सुशी शेफ, जिन्होंने पहले पिता व पुत्र दोनों की सेवा की, ये बताते हैं कि किम और उनके पिता ऐसे महंगे खाने साथ में खाते थे, जबकि आम नागरिक चावल की खिचड़ी या दलिया पर निर्भर थे। ये तुलना सोचने में ही दर्द दे देती है। नंबर 3, शराब, एक लत। यह मामला सिर्फ शौक का नहीं है। शराब उनके लिए एक रस्म है, जिसमें राज्य की भारी रकम खर्च होती है। सालाना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उनकी पसंदीदा शराबें मंगवाने के लिए। शानदार शैंपेन, बेहतरीन कॉन्यन और महंगी वाइन शामिल है। कुछ बार ये पार्सल रोक दिए गए क्योंकि उन्हें प्रतिबंधों के उल्लंघन के तहत माना जाता है। अंदर के लोगों के मुताबिक उनकी शराब पीने की आदत अक्सर देर रात तक जारी रहती है। कभी कभी आधी रात के बाद भी शराब का दौर चलता रहता है। इन रातों की विलासिता अक्सर औपचारिक चर्चाओं और महत्वपूर्ण फैसलों के समय को टाल देती है, क्योंकि वे शराबी मूड में व्यस्त रहते हैं। जबकि आम लोगों के लिए साफ पानी भी कभी कभी मुश्किल होता है। उनकी इस व्यस्तता और लत ने वास्तविकता को लगभग अविश्वसनीय बना दिया है। ये दिखाता है कि आम नागरिकों के त्याग और काम करने के बीच एक व्यक्ति की चाहे कितनी भी बड़ी हो, उनकी इच्छाएं कितनी भी बड़ी हो, चुनी हुई जाती है। नंबर 4, सिगरेट की आदत। दूसरों को छोड़कर जब अन्य लोगों को छोड़ने के लिए कहा जाता है, किम एक और सिगरेट जलाते हैं। उनकी धूम्रपान की आदत खुलकर और अच्छी तरह से जानी पहचानी है। वे विदेशी ब्रांड्स की सिगरेट पसंद करते हैं, जो देश में अवैध रूप से लाई जाती है। ऐसी चीज़ें जिन्हें आम आय के हिसाब से खरीदना नामुमकिन है।
जब नागरिकों को धूम्रपान छोड़ने के लिए कहा जाता है, किम खुलेआम सिगरेट पीते रहते हैं। ये एक संकेत है कि अभिजात वर्ग के लिए नियम और आम लोगों के लिए नियम अलग है। शराब के साथ धूम्रपान और देर रात तक जागने की आदत उनकी नींद बिगाड़ देती है, जिससे बेचैनी और बेचैनी की लत बन जाती है। अंदर के लोग कहते हैं कि उनकी सुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता की चिंताएं इन आदतों को और गहरा बनाती है। उनकी रातें घनी होती जाती है। आम नागरिकों के लिए एक पैकेट विदेशी सिगरेट पाना भी लगभग असंभव होगा। इससे उनका जीवन और भी अलग दिखने लगता है। नंबर 5, वो प्लेजर स्क्वाड जिसने करोड़ों रुपए खर्च कराए। अब बात आती है उनकी निजी जिंदगी की, एक ऐसे ग्रुप की जिसमें युवा कलाकार शामिल होते हैं जिनका काम सिर्फ मनोरंजन करना होता है। ये लोग चुने जाते हैं सिर्फ उनकी कला या स्किल के लिए नहीं, बल्कि दिखावे और रंग रूप के आधार पर भी। इनकी कड़ी मेडिकल जांच होती है और ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी जिम्मेदारी होती है संगीत, नृत्य, डांस रूटीन और निजी पार्टियों में मेज़बानी करना। इस तरह के ग्रुप बनाकर रखना एक बहुत बड़े खर्च की मांग करता है। आलीशान आवास, महंगे पोशाकें, ट्रांसपोर्ट और पार्टियों की व्यवस्था। इस तरह का सारा खर्च उस जनता की ज़रूरतों को पीछे रखकर किया जाता है जिनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जैसे खाना, स्वास्थ्य और मकान समेत बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं होती। प्लेजर स्क्वाड इस बड़े असंतुलन की एक जीवित मिसाल है, एक व्यवस्था जो ज़रूरत के बजाय तमाशा को प्राथमिकता देती है। नंबर 6, शाम की शानो शौकत। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनकी रातें कैसी होती है। किम की शामें एक निजी थिएटर में होती है जिसमें ऐसा ऑडियो वीडियो सेटअप है कि वो दुनिया की किसी भी आधुनिक सिनेमा हॉल से कम नहीं है। वो विदेशी फिल्में, एनिमेटेड फीचर्स, अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉकबस्टर्स देखते हैं। वो फिल्में जिन पर आम नागरिकों का पाबंदी होती है। दक्षिण कोरियाई फिल्में जिनकी निगरानी में यदि आम नागरिक पकड़े जाए तो सज़ा मिल सकती है। उन फिल्मों को वो नियमित रूप से देख सकते हैं। थिएटर सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सैन्य, प्रेजेंटेशन या निजी प्रदर्शनियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। निजी कार्यक्रमों में संगीत समूहों का प्रदर्शन, कराओके सेशंस, ये सब उसी अंदरूनी मंडली के लिए होता है। नियमित नागरिकों के लिए इन फिल्मों और थिएटर तक पहुंच असंभव हो सकती है, लेकिन इसके लिए बनाए गए सेटअप और इन फिल्मों को पहुंचाने की व्यवस्था खुद एक भारी खर्च होता है। नंबर 7, फैशन और स्टाइल। अब ज़रा देखें कि कैसे दिखावट भी उसकी ताकत की चाल का हिस्सा बन जाती है। किम अपने कपड़ों को बहुत सोच समझकर चुनते हैं ताकि उसकी सत्ता और परंपरा दोनों दिखे। उनके सूट खास तौर पर सिलवाए जाते हैं और छिपे हुए तरीकों से विदेशों से मंगवाए जाते हैं, अक्सर बहुत महंगे डिज़ाइनर्स से। उनका खास हेयर स्टाइल जो आम नागरिकों को बिल्कुल नहीं मिलने वाला विकल्प है, उनकी पहचान का अहम हिस्सा है। उनकी इस पूरे लुक को बनाए रखने के लिए स्टाइलिस्ट, निजी ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स और ख़ास उत्पाद इस्तेमाल होते हैं जो सिर्फ उन्हीं के लिए आयात किए जाते हैं। शानदार एक्सेसरीज, खासकर करोड़ों रुपए की घड़ियाँ उनके कपड़ों के साथ रहती है। उनके हर पहनावे का हिस्सा उनके और जनता के बीच दिखने वाले फ़र्क और गहरा कर देता है। नंबर 8, कारों का शौक और कलेक्शन। ये बात साफ दिखाती है कि वो किस दुनिया में रहते हैं। किम के पास ऐसी बख्तरबंद लिमोजीनें हैं जो विस्फोट, गोलियों और बड़े हमलों से बचने के लिए बनाई गई है, और साथ ही रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कारें और जर्मन हाई परफॉर्मेंस गाड़ियाँ भी हैं। हर गाड़ी की विशेष देखभाल, खास पार्ट्स और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो विदेशों से मंगवाए जाते हैं। इन कारों को लाने के लिए बंदिशों के बावजूद छिपे हुए रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं और मैकेनिकों को भी विदेशों में ट्रेनिंग दी जाती है या देश के अंदर बुलाया जाता है।
ये कारें सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि एक चलता फिरता पावर का प्रदर्शन है, जबकि देश में ज़्यादातर लोगों के लिए निजी वाहन रखना भी सपना है। ऐसे में ये फ़र्क चौंकाने वाला लगता है। ये साफ दिखाता है कि नेता की दुनिया आम नागरिकों से बिल्कुल ही अलग है। नंबर 9, समुद्र पर भी शाही ठाठ। अगर ज़मीन पर उनका ऐशो आराम काफ़ी नहीं था तो समुद्र पर भी उनकी दुनिया अलग ही है। किम के पास कई यॉट और पानी की राइडिंग वाली बड़ी बड़ी नौकाएं हैं, जिनमें से कुछ 100 फीट से भी लंबी है। इन यॉट्स में आलीशान लाउंज, शानदार केबिन और स्टाफ के लिए अलग क्वार्टर होते हैं, ठीक एक महंगे होटल की तरह। उपग्रह तस्वीरों में उनके निजी समुद्री एस्टेट्स के पास और भी नौकाएं दिखाई देती है। इन यॉट्स को चलाने के लिए क्रू, रख रखाव, विदेशों से लिए गए पार्ट्स और ईंधन की ज़रूरत होती है, और ये सब सरकार के पैसे से चलता है, जबकि आम नागरिक अपने शहर से बाहर भी मुश्किल से जा पाते हैं। किम समुद्र में अपनी निजी छुट्टियों का मज़ा लेते हैं। समुद्र पर भी उनकी ये भव्यता दिखाती है कि उनका जीवन असलियत से कितना दूर है। नंबर 10, सुरक्षा का विशाल जाल। दुनिया में बहुत कम नेताओं की सुरक्षा इतनी भारी भरकम होती है। किम की निजी सुरक्षा टीम को चुनने और ट्रेनिंग देने में बेहद कठोर नियम लागू होते हैं। मार्शल आर्ट्स, तेज़ कार्रवाई की ट्रेनिंग और इमरजेंसी मेडिकल अभ्यास शामिल है। उनके घर कई लेयर वाले सुरक्षा घेरे, चेक पॉइंट्स, भूमिगत शेल्टर और आधुनिक निगरानी सिस्टम से घिरे होते हैं। यात्रा के वक्त उनके असली लोकेशन छिपाने के लिए कई डमी गाड़ियाँ और विमान साथ चलते हैं। इन सब का पूरा प्लान, समन्वय, उपकरण, ईंधन और बैकअप टीम पर भारी खर्चा होता है। सुरक्षा उनके जीवन का ऐसा हिस्सा है जिसे कभी कम नहीं किया जाता, चाहे इसकी वजह से देश का पैसा कहीं और न जा पाए। नंबर 11, ताकत का अंतिम प्रदर्शन। आप सोच सकते हैं कि उनके लिए खतरे घर से दूर होते होंगे, पर नहीं, उनके लिए खतरा घर से ही शुरू हो सकता है। उनके सौतेले भाई की विदेश में हुई मौत इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए किम कितनी दूर जा सकते हैं। ये ऑपरेशन एक बेहद ताकतवर रासायनिक एजेंट से किया गया था, जिससे ये स्पष्ट संदेश गया कि कोई चुनौती, चाहे खून का रिश्ता क्यों ही न हो, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये घटना दिखाती है कि इस व्यवस्था में नैतिकता, कानून या खर्च से ज़्यादा महत्व नियंत्रण को दिया जाता है। जैसे ही शासन को खतरा महसूस होता है, संसाधन तुरंत लगा दिए जाते हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो। डर और वफादारी दोनों को मजबूत करने का ये तरीका दिखाता है कि कैसे सत्ता और कठोरता साथ साथ चलती है। नंबर 12, प्रचार तंत्र जो सब कुछ चलाता है। अब आते हैं उस शांत इंजन पर जो पूरे सिस्टम को चलाए रखता है। उत्तर कोरिया का प्रचार तंत्र जनता के जीवन के हर हिस्से में घुसा हुआ है, जो किम को असाधारण, गलती रहित और लगभग देवता जैसा दिखाता है। स्कूलों की किताबें, मीडिया, पोस्टर, सार्वजनिक कार्यक्रम सब बचपन से ही यही छवि बनाते हैं। प्रचार किम की आलीशान जिंदगी को सही ठहराता है। आम लोगों को ये यकीन दिलाता है कि उनकी विलासिता देश के लिए ज़रूरी है। लगातार चलने वाले इस प्रचार के जनसंख्या, राशन, बिजली की कमी, दवाइयों की कमी जैसी चीज़ों को सामान्य मान लेती है, जबकि किम की दुनिया और भी शानदार होती जाती है। अंत में सब मिलाकर एक ही तस्वीर उभरती है, एक ऐसा नेता जिसकी आराम और विलासिता करोड़ों लोगों की ज़रूरतों से कई ऊपर है। वो महल हो, यॉट हो, महंगा खाना हो या सुरक्षा, सब कुछ एक ही आदमी की सुविधा और छवि के लिए बनाया जाता है और देश की असली समस्याएं पीछे छूट जाती है। ये वही सच्चाई है जिसे बाहर की दुनिया अक्सर पूरी तरह समझ नहीं पाती। एक ऐसा देश जिसमें इतिहास गहरा है लेकिन लोगों के अधिकार बेहद सीमित है, सिर्फ इसलिए ताकि एक शासक की दुनिया हमेशा बनी रहे।